नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने आई हूँ और आज के टॉपिक का नाम है कनंड्रम इन लॉ। सुनने में बहुत अजीब लगता है कनंड्रम इन लॉ, लेकिन एक्चुअल में कनंड्रम इन लॉ में मैं डिस्कस क्या करना चाहती हूँ। सेवेनी ने, जो कि हिस्टोरिकल स्कूल को बिलोंग करते थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कि कहते हैं वोकजिस थ्योरी। वहां पे सेवेनी ने ये बोला कि जो लॉ होता है वो लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियस का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी लोगों की अंतस चेतना का निरूपण, यानी लोगों की जो कलेक्टिव विल होती है वही लॉ के रूप में रिप्रेजेंट होती है। अभी तक हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया कि भारत में लीगल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। एक्चुअल में हम सबको मालूम है कि भारत में लीगल सिस्टम मॉरलिटी के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में था। सबसे पहले इसको कोडिफाई करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया और ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पे अपने जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा संविधान बनने के बाद और अंग्रेजों के लॉ को कोडिफाइड करने के बाद जो व्यवस्था बनाई गई वो लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियस को रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और उसको मैं एक उदाहरण से आपको समझा सकती हूँ। अगर हम आज संविधान को देखते हैं तो हमारे संविधान और समाज में हमें एक गैप दिखाई देता है। हमारी लीगल व्यवस्था में और लोगों की अपेक्षाओं में हमें एक गैप दिखाई देता है। जो मुद्दे दिल्ली जैसी जगहों पे इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर जाते ही अपनी इंपॉर्टेंस को खो देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि लोगों की जो कलेक्टिव विल है और जिस डायरेक्शन में लॉ सोचता है या इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, शायद वो एक दूसरे से अलाइन नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा समाज आज भी कलेक्टिविज्म में बिलीव करता है। आज भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, न कि व्यक्ति। लेकिन जब हम अपने लीगल सिस्टम में आते हैं, चाहे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात क्यों ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है और फंडामेंटल राइट में भी हमेशा एक व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई। तो कन्फ्लिक्ट कहाँ पे पैदा होता है कि सोसाइटी कलेक्टिविज्म में बिलीव करती है लेकिन हमारा लीगल सिस्टम इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करता है। तो हमारा जो इनर कॉन्शियसनेस है और हमारा जो लॉ है वो दोनों एक दूसरे से अलाइन ना होने के कारण एक कंफ्यूजन में रहते हैं। और कंफ्यूजन में रहने के साथ साथ कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पे जुडिशरी किसी चीज को डिसाइड तो करती है लेकिन कलेक्टिवली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सेवेनी का जो कॉन्सेप्ट है उसे कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा जो कनंड्रम मुझे दिखाई देता है वो है नेशन और स्टेट का। नेशन और स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो नेशन और स्टेट में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ द सिटीजन की बात करता है और इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है। हमारे संविधान में ड्यूटीज आर असाइंड फॉर द स्टेट एंड राइट्स आर असाइंड फॉर द सिटीजन्स। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ अ नेशन ऑल्सो? क्या नेशन के भी अधिकार होते हैं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राइट्स ऑफ अ नेशन एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और है। अगर हम पूरे के पूरे संविधान की एनालिसिस करते हैं तो संविधान में ज्यादातर जगहों पे जो टर्म यूज किया गया है वो स्टेट है, ना कि नेशन। फंडामेंटल ड्यूटी जैसे कुछ चैप्टर्स में नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या नेशन और स्टेट में कोई डिफरेंस होता है? और क्या ये डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है? यहाँ पे हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि नेशन और स्टेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि नेशन is a cultural entity while the state is a political entity। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब एक टेरिटरी जहां पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और जहां पे एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिसको उसकी पॉपुलेशन कहते हैं वो रिसाइड करती है और किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को वो कलेक्टिवली अपोज करती है। लेकिन जब हम नेशन की बात करते हैं तो कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन। जैसे एक व्यक्ति अपनी सांस के बिना नहीं रह सकता, एक पेड़ अपनी जड़ के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही एक देश अपनी कल्चर के बिना नहीं रह सकता। स्पेशली भारत जैसा देश जिसकी मुख्य पहचान ही उसकी संस्कृति है। लेकिन अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे संविधान में
प्रियम्बल में संस्कृति के प्रोटेक्शन को या संविधान में संस्कृति के प्रोटेक्शन को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है कि सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि वो कल्चर को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 29 कुछ प्रोविजंस की बात जरूर करता है, लेकिन अपने आप में क्या वो सफिशिएंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर एक देश के लोग अपने कल्चर को पूरी तरीके से छोड़ करके किसी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो क्या वो स्टेट अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो सॉवरेनिटी का मतलब सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं होती, उसकी कल्चरल सॉवरेनिटी भी होती है। क्योंकि एक नेशन, हाउ अ नेशन डाइज, एक नेशन तब नहीं मरता, सिर्फ तब नहीं मरता जब उसकी टेरिटरी खत्म हो जाती है, एक नेशन तब भी मर जाता है जब उसका कल्चर खत्म हो जाता है। और इस एग्जाम्पल को अगर हमें समझना है, देन वी शुड टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। द इम्पोर्टेंट थिंग वाज नॉट दैट द पीपल रिजाइडिंग इन पाकिस्तान दे हैव चेंज्ड देयर रिलीजन, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दे हैव चेंज्ड देयर कल्चर ऑल्सो। और अगर उन्होंने अपने कल्चर को न छोड़ा होता तो शायद वो कभी भी भारत से अलग होने की बात ना करते। सो बिकॉज अ सर्टेन पोर्शन ऑफ दिस कंट्री, द people residing in that particular country, they have not only left their religion but they have left their culture also, and that was a very important reason of the division of this country. तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका कि मुझे लगता है कि इसको विद्वजनों पे बैठ करके डिस्कस करना चाहिए कि हमारे संविधान में जहां पे हम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं वहां हमें एक्सप्रेसली मेंशन करना चाहिए सॉवरेनिटी आल्सो इंक्लूड्स कल्चरल सॉवरेनिटी ऑफ दिस नेशन, and this would be the responsibility of the government, this would be the responsibility of each and every citizen to protect the culture of this nation. And if anybody violates that culture, then in that circumstances it should be considered as an offense against the nation, because nation is a living entity. और हमारे अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हमारे इतिहास में लंबे समय तक और आज भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज उसी नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, बट व्हाई नॉट बी ऑल? सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द कनंड्रम ऑफ द टर्म जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब होता है? अगर आप जस्टिस के डेफिनेशन को देखेंगे तो एक चीज मुझे समझ में आती है, वंस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इन द एंटायर वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, दे आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट the types of the justice, economic justice, political justice, social justice, but they are not able to define that what is the meaning of justice. यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर्स का या जूरिस्ट का नाम आता है, एक इकोनॉमिस्ट है उसमें, पर फिर भी मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज जॉन रॉल्स एंड द सेकेंड वन इज डॉक्टर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन और जॉन रॉल्स दोनों ही जस्टिस की बात करते हैं, पर जॉन रॉल्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। जॉन रॉल्स ने ये बात बोली कि व्हेन द लॉ मेकर्स आर गोइंग टू मेक अ लेजिस्लेशन, then in that circumstances that is not beyond the suspicion of biasness, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी लॉ मेकर्स होते हैं जब भी वो लॉ बनाते हैं तो उनके लॉ में उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी, जिसमें कि उनकी कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कहीं ना कहीं वो उनको बायस करती है। और यही रीजन ये होता है कि द लेजिस्लेशंस व्हिच आर गोइंग टू बी एनैक्ट बाय द लेजिस्लेचर, दे आर नॉट एब्सोल्युटली इक्वली गुड फॉर ऑल। तो यहाँ पे जॉन रॉल्स का ये कहना है कि अगर हम एक ऐसे लॉ को प्रिज्यूम करें जो हर किसी के इंटरेस्ट को इक्वल प्रोटेक्शन दे, तो ये तभी संभव है व्हेन वी आर गोइंग टू इमेजिन अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, यानी एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे जाकर के हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं। और इंडिविजुअलिटी को भूलने का मतलब है कि हम कौन है, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम किस रीजन को बिलोंग करते हैं, या हमारा जेंडर क्या है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि इस व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाकर के जब सब कुछ भूलने के बाद आप जो लेजिस्लेशन बनाते हो वही सबके इंटरेस्ट को इक्वली प्रोटेक्ट कर सकता है। और हम सब जानते हैं कि दिस इज ओनली अ हाइपोथेसिस व्हिच वाज गिवन बाय John Rawls, and this is not practically possible to create any wheel of ignorance. लेकिन यहाँ पे जॉन रॉल्स की थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। अगर जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि हम किसी ऐसे व्हील ऑफ इग्नोरेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या उन्होंने इसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करी? तो क्यों ना ये माना जाए कि दुनिया की वो पुरातन सभ्यताएं जैसे भारत, जो तब से एग्जिस्टेंस में हैं, जब
दुनिया में कोई और रिलीजन एग्जिस्टेंस में नहीं था, जब कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं था, और इसीलिए उस समय विधि और लोक हित की जो संकल्पना की गई वो सबके हित की बात करती है। इसीलिए भारतीय दर्शन में सर्व मंगल मांगल्य की कामना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के बीच में किसी तरीके का डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। तो ये क्यों ना माना जाए कि वो जो डॉक्ट्रिन्स उन्होंने इवॉल्व किए, जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे, वो ऐसे टेक्स्ट थे जो पूरी दुनिया में सभी के इंटरेस्ट को साधने में सक्षम थे। और इसका एग्जाम्पल हमें भारतीय दर्शन में साफ साफ दिखाई देता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि न केवल विदेशियों ने बट हमने भी अपने पूर्वजों की उन ज्ञान परंपराओं की कोई भी कद्र नहीं करी है। और इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। इसका पहला एग्जाम्पल है महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में आपको पता है, आज भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है यतो धर्म ततो जया, यानी जहां धर्म है वहीं पे जीत है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को तो पहली बात है पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं पता कि लिया कहाँ से गया है। एक्चुअल में ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो दुर्योधन जब भी अपनी माँ गांधारी का आशीर्वाद लेने जाता था विजय के लिए, हर बार उसकी माँ सिर्फ एक चीज बोलती थी, यतो धर्म से ततो जया, यानी जहां पे धर्म है वहीं पे विजय है। गांधारी ने अपने पुत्र को कभी भी विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। दिस इज द हाइट ऑफ न्यूट्रलिटी वेयर शी इज गोइंग टू फेवर द एथिक्स। और जॉन रॉल्स की कल्पना के परे है, और गांधारी कोई कल्पना नहीं है। ये अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये लोग विद्यमान थे, ये हमारा इतिहास है, ये कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि कल्पना बना करके बहुत समय तक हमें इस ज्ञान परंपरा से वंचित रखने का प्रयास किया गया। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल मिलता है शास्त्रार्थ का, बिटवीन शंकराचार्य एंड मंडन मिश्रा जी। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता है, पर इसको जज कौन करे, अंत में ये डिसाइड किया जाता है कि उभया भारती जो कि मंडन मिश्र की पत्नी है वो इस शास्त्रार्थ को जज करेंगी। यहाँ पे 2 चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज, महिलाओं को पढ़ना लिखना अलाउ था, तभी उभया भारती इतनी ज्ञानी थी कि वो अपने पति और शंकराचार्य के बीच को शास्त्रार्थ को जज करने में सक्षम थी। और दूसरी बात, उनका चयन मंडन मिश्र ने नहीं बल्कि शास्त्रार्थ को डिसाइड करने के लिए खुद शंकराचार्य ने किया था। और इस डिस्कशन के बाद, इस शास्त्रार्थ के बाद उभया भारती ने शंकराचार्य को विजयी घोषित किया था। अगर हम जॉन रॉल्स की थ्योरी लगाते हैं तो उसमें पहले ही रूल अगेंस्ट बायसनेस लग जाएगा, क्योंकि जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बिहाइंड गए बिना कोई भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो भारतीय दर्शन न्यूट्रलिटी को न केवल डिस्कस करता है बल्कि उसको एक्शन में उतारता भी है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि भारतीय न्याय व्यवस्था एक्चुअल में एथिक्स पे बेस्ड थी। एथिक्स यहाँ का प्राइम कंसर्न था। इसीलिए जिस जूरिस्प्रूडेंस की बात पूरी दुनिया करती है, लीगल जूरिस्प्रूडेंस के रूप में जिसको देखती है, भारत में एक्चुअल में उसे धर्मा प्रूडेंस के रूप में देखा गया था। तो धर्मा प्रूडेंस वाज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो अगर जॉन रॉल्स ने इंडिया के धर्मा प्रूडेंस को देखा होता तो शायद उनको अपने व्हील ऑफ इग्नोरेंस का जवाब मिल गया होता। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी अमर्त्य सेन की बुक आइडिया ऑफ जस्टिस से। अमर्त्य सेन इज एन इकोनॉमिस्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट आइडिया ऑफ जस्टिस। और आइडिया ऑफ जस्टिस में उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल है 3 बच्चों का। 3 बच्चे हैं, एक बांसुरी है। जिस बच्चे ने वो बांसुरी खरीदी है उसको बांसुरी बजानी नहीं आती। जिस बच्चे को बांसुरी बजानी आती है उसके पास बांसुरी नहीं है। और तीसरा बच्चा है, ना तो उसको बांसुरी बजानी आती है, ना ही उसने बांसुरी खरीदी है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई खिलौना नहीं है इसलिए वो चाहता है कि वो बांसुरी उसे मिले। इस प्रश्न में डॉक्टर अमर्त्य सेन ने सवाल पूछा कि ये बांसुरी एक्चुअल में किसको मिलनी चाहिए। डॉक्टर सेन का कहना है कि अगर आप किसी एक को देते हो तो आप 2 के प्रति अन्याय करते हो, और इसमें जस्टिस की कोई भी थ्योरी आप लगा लो, आपको जो आंसर मिलेगा वो कहीं ना कहीं उस थ्योरी के हिसाब से सही होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन ने इस एग्जाम्पल में ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया कि एक्चुअल में ये बांसुरी किसके पास जानी चाहिए। और यही प्रॉब्लम आज हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम के साथ है। आज हमारे लीगल सिस्टम में हर जज, हर जस्टिस अपनी अपनी थ्योरी के हिसाब से जस्टिस को डिसाइड करना चाहता है कि व्हाट इज या जस्टिस को डिफाइन करना चाहता है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि देयर इज अ लैक ऑफ सर्टेनिटी इन द जुडिशियल सिस्टम।
लैक ऑफ सर्टेनिटी का मतलब क्या है, एक कोर्ट ने बेल खारिज कर दी, अपीलेट कोर्ट ने दे दी, या अपीलेट ने भी खारिज कर दी तो उसके ऊपर ने दे दी। एक कोर्ट ने जजमेंट मेरे फेवर में दिया, अपीलेट कोर्ट ने अपोजिट पार्टी के फेवर में दे दिया, उससे ऊपर किसी और के फेवर में दे दिया। तो अगर जजमेंट बराबर बदल रहे हैं तो फिर उसमें सर्टेनिटी नहीं है, और जिसमें सर्टेनिटी नहीं है वो जस्टिसेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सिर्फ एक होता है। ये अलग अलग थ्योरीज ऑफ जस्टिस ने सत्य को आइडेंटिफाई में एक कंफ्यूजन करने में कंफ्यूजन क्रिएट करी, और उसका परिणाम मुझे लगता है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए एक बड़ी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में न्याय है क्या। इस केस में भी जैसे ही डॉक्टर अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि तीनों में से किसी को भी मिले बाकी दो के साथ अन्याय होगा, और हर थ्योरी अपनी तरफ से अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने में सही है, वहीं पर वो एक नई कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उन्होंने अलग अलग थ्योरीज लगाई, लेकिन अगर आप भारतीय दर्शन को देखेंगे तो भारतीय दर्शन के हिसाब से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर्मा प्रूडेंस है। और कर्मा प्रूडेंस का मतलब है फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज पे अपने आधिपत्य को जताते हो तो सबसे पहले आपको उस अधिकार को पाने योग्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इस बांसुरी को पाने योग्य कौन है। जिसने बांसुरी खरीदी पर उसको बजानी नहीं आती, वो पूंजीवादी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर उसने किसी चीज को धन बल की बेसिस पे ऑब्टेन किया है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास कोई खिलौना नहीं है और बांसुरी चाहता है जबकि उसको बजाना भी नहीं आता, वो एक समाजवादी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कर्मवादी व्यवस्था क्या कहती है? कर्मवादी व्यवस्था ये कहती है कि जो डिजर्व करता है उसी को किसी चीज को ऑब्टेन करने की डिजायर रखनी चाहिए। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कर्मा प्रूडेंस ऑल्सो। और इसीलिए भारतीय दर्शन कर्म प्रधान या ड्यूटी ओरिएंटेड है। और ड्यूटी होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अधिकार को डिमांड करते हो तो आपको उस अधिकार को ऑब्टेन करने के लायक बनना पड़ेगा। तो जिस समस्या का समाधान डॉक्टर अमर्त्य सेन अपने इस एग्जाम्पल में नहीं दे पाते, उस समस्या का समाधान भारतीय दर्शन के कर्मा प्रूडेंस में मिलता है, जो ये कहता है कि जो डिजर्व करेगा वही डिजायर करेगा। और आज के समाज के अगर हम इस हिसाब से, ये बांसुरी उस बच्चे को मिलनी चाहिए जिसको कि बांसुरी बजानी आती है। तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे मूल समस्या यही है कि डिजर्व और डिजायर के बीच का गैप इतना ज्यादा हो गया है कि हर किसी की डिजायर एक जैसी है, irrespective of the fact that whether they deserve or not। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। इस कन्फ्लिक्ट को, और ये एक ऐसी समस्या है जिसने पूरी दुनिया में एक नई तरीके की समस्या क्रिएट करी है, और नई तरीके की समस्या क्रिएट करने में उसने धरती के जो राइट्स हैं उसको वायलेट कर दिया है। जैसे हर देश की इच्छा है कि सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी वही बने, और इसको करने में नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन करना, हमने अपने अपनी लिमिट्स को डिसाइड करना छोड़ दिया है। हमें ये पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के समय में जब दुनिया भर के जूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरीज को डिस्कस किया जाता है, अगर भारतीय जूरिस्ट के दर्शन को पढ़ाया जाए, अगर भारतीय दर्शन को लोगों के सामने लाया जाए, तो मुझे लगता है दुनिया की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है दिस इज अ हाई टाइम फॉर इंडिया टू रिक्लेमिंग इट्स पोजीशन विच इट डिजर्व। और उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया की पोजीशन को रिक्लेम करके वापस भारत को वहां स्थापित करते हैं जहां के लिए हमारा गौरवमय इतिहास जाना जाता था, तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भला है। क्योंकि भारतीय कल्चर और भारतीय दृष्टि कभी सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचती बल्कि सबके बारे में सोचती है। आज भी इसके अंदर सर्व का भाव है। तो जरूरी यह है कि सबसे पहले हम अपने महत्व को, अपने इतिहास को पहचानें, अपनी गौरवशाली, और हम इस बात को याद रखें कि हम एक देश को नहीं बल्कि हम एक महान देश को बिलोंग करते हैं, और उसकी महानता को एक्नॉलेज करने के बाद ही हम अपनी पोजीशन को रिक्लेम कर सकते हैं। और अगर भारतीय जूरिस्ट के थॉट प्रोसेस को हम लॉ में अप्लाई करते हैं तो हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। जैसे कि सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जस्टिस की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती, टाइप्स ऑफ जस्टिस मिलते हैं, लेकिन भारत में इसे बहुत ही सुंदर तरीके से डिफाइन किया गया कि जो मत्स्य न्याय नहीं है वो न्याय है। और मत्स्य न्याय वो होता है जहां पे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो सिस्टम का रोल ये होना चाहिए कि वो छोटी मछली को यानी कमजोर को प्रोटेक्ट करे। इसका रिफ्लेक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन पूरी दुनिया में
जस्टिस की ये डेफिनेशन हमें कहीं नहीं मिलती जो भारतीय दर्शन में मिलती है, क्योंकि वहां पे न्याय शब्द को डिफाइन किया गया है। तो न्याय का मतलब होता है जो सर्टेन हो, न्याय का मतलब वो होता है, वो नहीं होता जो हर समय बदले। इसीलिए हमें ये कमिटमेंट लेना होगा कि हम भारतीय न्याय दर्शन को पुनर्स्थापित करके दुनिया को एक जस्टिशिएबल प्लेस टू लिव बनाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा मिलूंगी। धन्यवाद।